गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं वो संबंधित हैं बीएससी पार्ट 3 में रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी यानी श्वसन की कार्यकी से संबंधित है। और इस लेक्चर में आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम जो गैसेस एक्सचेंज हैं यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका आदान प्रदान कैसे होता है उसकी फिजियोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम इन गैसों के परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो इन दो टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर इस डायग्राम में हमने गैसेस एक्सचेंज की साइट के बारे में डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को हम देखते हैं। तो नंबर 1 कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो दो साइट यानी दो स्थलों पर होगा। उसमें से जो फर्स्ट है वो है आपका एट द लंग्स। डायग्राम में मैंने ये इसे यहां पर रिप्रेजेंट किया है, अभी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अपन इसको। और जो दूसरा वाला है वो है टिश्यू लेवल पर, ये हमने डायग्राम में इसको यहां पर रिप्रेजेंट किया है। तो इस डायग्राम से हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो दो स्थलों पर होगा, एक लंग्स और दूसरा टिश्यू यानी ऊतक के स्तर पर। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऊतक के स्तर पर ये आदान प्रदान पहले हम डिस्कस करेंगे कि लंग्स जो फुफ्फुस हैं वहां पर ये आदान प्रदान कैसे होगा उसके बारे में। नंबर 1 कि जब ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है या जो वेंटिलेशन होता है, तो जब भी श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें एक श्वासोच्छ्वास या जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं वो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि एटमॉस्फियर से यानी बाहरी वायुमंडल से श्वसन पथ से होते हुए गैसें लंग्स की वायु कुप्पिकाओं यानी एल्वियोलाई तक पहुंच जाती हैं और बाद में एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें श्वसन पथ से होते हुए बाहरी वातावरण या वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती हैं। तो दो पार्ट हैं, अलग से एक वीडियो डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो तो है हमारा इंस्पायरेशन, जिसमें बाहरी वातावरण से गैसों का श्वसन पथ से होकर वायु कुप्पिकाओं तक प्रवेश होता है। दूसरा पार्ट है एक्सपायरेशन, जिसमें लंग्स से यानी फेफड़ों से गैसें वायु कुप्पिकाओं से गैसें श्वसन पथ से होते हुए बाहरी वातावरण में मुक्त कर दी जाती है।
तो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ये 2 स्टेप होती है वेंटिलेशन की। अब फाइनली क्या हुआ कि वेंटिलेशन के दौरान जब इंस्पायरेशन की स्टेप हुई तो उस समय गैसें वायु कुप्पिकाओं तक पहुंच गई। मैंने यहां पर ये एक एल्वियोलाई को प्रदर्शित किया है, वायु कुप्पिका को प्रदर्शित किया है। अब इस वायु कुप्पिका में सभी प्रकार की गैसें आई है वायुमंडल से, और इस वायु कुप्पिका के संपर्क में पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, यानी केशिकाएं हैं, और इस केशिका में ब्लड है डीऑक्सीजिनेटेड। तो अब वायु कुप्पिकाओं और इन केशिकाओं के मध्य पहला गैसों का आदान प्रदान होगा, जो हमने यहां दिया है एट द लंग्स, और ये आदान प्रदान ब्लड और वायु कुप्पिका में जो वायु आई है उनके बीच में हुआ है। सेकंड जो आदान प्रदान होगा वो होगा टिश्यू लेवल पर। क्या होगा इसमें कि वायु कुप्पिकाओं से आदान प्रदान के बाद पल्मोनरी कैपिलरी में जो ब्लड था उसमें लगातार ऑक्सीजन के आने से और CO2 के वायु कुप्पिका में जाने से, एरो से हमने शो भी किया है, ऑक्सीजन जा रही है केशिकाओं की तरफ रुधिर में, और केशिकाओं के रुधिर से CO2 आ रही है वायु कुप्पिकाओं में। तो क्या होगा उससे कि ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में हार्ट के द्वारा भेजा जाएगा। तो डिफरेंट पार्ट में ये ब्लड पहुंचा तो वहां पर सिस्टेमिक कैपिलरी है, वहां पर भी केशिकाएं हैं, और वो टिश्यू के कांटेक्ट में है, सेल के कांटेक्ट में। तो दूसरा आदान प्रदान वहां पर होगा, और वहां पर ऑक्सीजन केशिकाओं से कोशिकाओं के अंदर जाएगी, और कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं द्वारा जो CO2 बनी है वो इन केशिकाओं में एंटर करेगी। तो इस पहली स्लाइड में मैंने केवल ये डिस्कस किया है कि जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो हमारे शरीर में 2 स्तरों पर होता है, वायु कुप्पिकाओं और रुधिर केशिकाओं के बीच में, और दूसरा रुधिर केशिकाओं और ऊतकों के मध्य में। अच्छा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन और CO2 इनका जो ये आदान प्रदान हो रहा है ये सिंपल डिफ्यूजन, साधारण विसरण की क्रिया द्वारा होता है, और ये डिपेंड करता है गैसों के आंशिक दाब में अंतर पर, कि गैसें अपने उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब वाले स्थल की ओर या पार्ट की ओर मूव करेगी। तो हाई से लो पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब की ओर गैसों का ये परिवहन होता है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे पहले कि लंग्स के अंदर कैसे गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी अब जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें एक और पल्मोनरी कैपिलरी है और दूसरी ओर एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई यानी वायु कुप्पिकाओं में तो आपके इंस्पायरेशन के समय आई हुई गैसें हैं, उसमें ऑक्सीजन, CO2, बाकी गैसें भी सब प्रेजेंट है, अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन वायु कुप्पिकाओं में इंस्पायरेशन के समय जो गैसें आई है उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा है, CO2 का आंशिक दाब कम है। जबकि पल्मोनरी कैपिलरी में जो ब्लड आया, ये ब्लड एक्चुअल में हार्ट ने पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके द्वारा इस ब्लड को लंग्स की ओर भेजा है। तो इस कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो होगा क्या कि गैसें हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से
लो पार्शियल प्रेशर यानी उच्च आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर मूव करती है, उस तरफ स्थानांतरित होती है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब वायु कुप्पिकाओं में ज्यादा है, तो कुप्पिकाओं से ऑक्सीजन एंटर करेगी केशिकाओं की ओर। CO2 का पार्शियल प्रेशर उल्टा है कि कुप्पिकाओं में कम है, केशिकाओं में ज्यादा है, तो CO2 विपरीत दिशा में यानी केशिकाओं से कुप्पिकाओं की ओर प्रवेश करेगी। तो इस स्लाइड में हमने जो फर्स्ट साइट है एक्सचेंज की लंग्स, वहां पर वायु कुप्पिकाओं और जो केशिकाएं हैं पल्मोनरी कैपिलरी हैं उनके बीच ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान का डिस्कशन हमने किया है। यहां पर मैंने एक चार्ट के द्वारा ये समझाने की कोशिश की है कि ये पार्शियल प्रेशर हमने कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बात करते हैं, ये कुछ गैसेस हैं जो वायुमंडल में प्रेजेंट है, वाटर वेपर है, CO2 होगी, ऑक्सीजन होगी और नाइट्रोजन होगी, और भी गैसें हैं, बेसिकली हमने इन पे फोकस किया है। ओके, तो यहां पर पहले तो हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में क्या स्थिति है। तो वायुमंडल में इन सभी गैसों का दाब होता है 760 mm मरकरी। अच्छा, इसमें से N2, O2, CO2 इन सब का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है। अगर वो वैल्यू हमें ज्ञात रहेगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 760 mmHg में N2 का कंट्रीब्यूशन कितना, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना, CO2 का कंट्रीब्यूशन कितना। जैसे मानूं कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है 20.21, ये तो 100 पे है, तो 20.21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 760। इस फॉर्मूले से हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा तो वो हमने कैलकुलेट किया कि एटमॉस्फेयर में वो प्रेशर 159 के आसपास आता है। इसी तरह नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% है, तो इस डिवाइडेड बाई 100 इंटू 760। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर वायुमंडल में कितना है। इंस्पायरेशन के समय ये सभी गैसें एल्वियोलाई में आई और एल्वियोलाई में आने पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 105 mmHg होता है। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट की है कि वायु कुप्पिका में इंस्पायरेशन के समय जो गैसें प्रवेश करती है उनका पार्शियल प्रेशर क्या है। यहाँ तक ठीक। ओके, नेक्स्ट। अब पहला हम एक्सचेंज पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का। तो हमने कहा था किसके किसके बीच में एक्सचेंज होगा। एक तरफ एल्वियोलाई है जिसमें इंस्पायरेशन के समय आई हुई ऑक्सीजन और बाकी गैसें हैं, तो हमारा इंटरेस्ट केवल ऑक्सीजन का है, तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर जो एक्सचेंज के लिए है वो पल्मोनरी कैपिलरी है, तो वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो उसमें अगर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखें तो वो 40 mmHg है। वायु कुप्पिका में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 से लेकर 104 mmHg तक होता है। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर में एक डिफरेंस आया, वो लगभग आपके 64 mmHg का आता है, क्योंकि इधर 104 मान लें तो इधर 40 माने, तो ये पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस आया उसके कारण ऑक्सीजन अपने उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर यानी वायु कुप्पिका से ऑक्सीजन का प्रवेश अब कैपिलरी में जो ब्लड है उसके अंदर होगा। तो जैसे जैसे ब्लड इस पल्मोनरी कैपिलरी के वीनस एंड से आर्टेरियल यानी जो
शिरा वाला सिरा है वहां से धमनी वाले शिरे की ओर पहुंचेगा तो उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ता जाएगा क्योंकि लगातार आदान प्रदान हो रहा है। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब धमनी वाले भाग की ओर पहुंचते पहुंचते ये लगभग 100 से 104 mmHg हो जाएगा। तो ये हमने ऑक्सीजन का आदान प्रदान पढ़ा, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ये आदान प्रदान हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं CO2 का आदान प्रदान, एक्सचेंज। तो सेकंड इंपॉर्टेंट गैस है वो है CO2। यहां पर भी आदान प्रदान एक और वायु कुप्पी का है जिसमें गैसें आई हुई हैं, दूसरी और वही पल्मोनरी कैपिलरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर 46 mmHg है, जबकि वायु कुप्पिकाओं में जो गैसें आई है उसमें CO2 का आंशिक दाब 40 mmHg है। तो CO2 के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस 6 mmHg का है। मतलब CO2 अपने उच्च आंशिक दाब से, मतलब केशिका से कुप्पिका की ओर, यानी जिस दिशा में ऑक्सीजन आई थी उससे विपरीत दिशा में CO2 का परिवहन होगा। तो जैसे जैसे ये ब्लड इस तरफ से इस तरफ जाएगा, यानी शिरा वाले हिस्से से धमनी वाले सिरे की ओर जाएगा, तो इसमें CO2 के आंशिक दाब में कमी आ जाएगी, वो 46 की जगह 40 रह जाएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष रूप में हम कहें तो ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान हो रहा है वो विपरीत दिशाओं में हो रहा है। ऑक्सीजन के लिए आंशिक दाब में अंतर ज़्यादा था, CO2 के लिए आंशिक दाब में अंतर तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम होता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं टिश्यू लेवल पर। तो उससे पहले एक चीज़ समझें कि यहाँ जो वायु कुप्पिकाएं हैं, आदान प्रदान हो चुका है, तो अब जो गैसें वायु कुप्पिका में हैं वो एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर चली जाएगी, और यहाँ जो ब्लड आया वो अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ गया, CO2 का आंशिक दाब घट गया। अब ये यहाँ से सीधा हार्ट को जाएगा, हार्ट में पहुंचा, हार्ट से इसे पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। सिस्टेमिक आर्टरी है, देहिक महाधमनी, वो उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। तो शरीर के अलग अलग भागों में सिस्टेमिक कैपिलरीज बनती हैं और वो टिश्यू ऊतकों के संपर्क में रहती हैं। तो अगले पार्ट में हम गैसेज एक्सचेंज, वही ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करवाना है, लेकिन अब हमारा गैसेज एक्सचेंज टिश्यू लेवल पर है, ऊतक स्तर पर कैसे होगा उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये तो एक कैपिलरी बनाई है कि हार्ट ने ब्लड भेजा टिश्यू पर सप्लाई के लिए, तो कैपिलरी में ये कैपिलरी का आर्टेरियल यानी धमनी वाला सिरा है, ये कैपिलरी का शिरा वाला भाग है, विनस वाला पार्ट है। तो जैसे ही हार्ट से ब्लड आया तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब उसमें 100 mmHg से 95 mmHg के आसपास होता है। CO2 इसमें कम थी, हमने डिस्कस किया था 40 mmHg है, 40 mm मरकरी के आसपास। तो ये प्रेशर तो आपको याद रहेगा। दूसरी ओर इस कैपिलरी के कांटेक्ट में टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, टिश्यू के चारों ओर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, बाह्य कोशिकीय तरल है, वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, CO2 का पार्शियल प्रेशर 46 है। अब क्या होगा, आदान प्रदान वही पहले ऑक्सीजन का डिस्कस करें। ऑक्सीजन अपने हाई पार्शियल प्रेशर से, मतलब इस कैपिलरी से टिश्यू की ओर मूव करेगी, जबकि CO2 टिश्यू से कैपिलरी की ओर यानी ऑक्सीजन की विपरीत दिशा में मूव करेगी, क्योंकि दोनों के पार्शियल प्रेशर में यहाँ डिफरेंसेस है। तो होगा क्या, जब ये आदान प्रदान लगातार चलता जाएगा तो ब्लड इस सिस्टेमिक कैपिलरी के वीनस पार्ट तक यानी सिरा वाले हिस्से तक पहुंचेगा, तो इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और अब ये ब्लड यहाँ से वापस हार्ट में जाएगा और हार्ट से इसे लंग्स की ओर पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके द्वारा भेज दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हो गया था
कि हमने गैसेस एक्सचेंज को डिस्कस किया, दो साइट बताई, एक लंग्स लेवल पर, दूसरा टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज किसी भी लेवल पर हो वो गैसों के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा, और ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण की क्रिया द्वारा होता है। अब हम पहला ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का। तो फर्स्ट हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा ट्रांसपोर्ट है अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में वो दो मेथड से हो रहा है। ये फर्स्ट मेथड मैंने इस तरफ मेंशन किया है, सेकंड मेथड मैंने इस तरफ मेंशन किया है। फर्स्ट मेथड का नाम दिया है कि प्लाज्मा में वाटर है, ऑक्सीजन इस प्लाज्मा में जो वाटर है उसके साथ फिजिकली डिसॉल्व हो जाए, इसलिए मेथड का नाम ही क्या हुआ, फिजिकली डिसॉल्व फॉर्म में, यानी भौतिक रूप से वो विलय अवस्था में, विलयन रूप में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाए। लेकिन इस तरीके से केवल टोटल ट्रांसपोर्ट का 1.5 to 3%, केवल 1.5 से 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ही इस तरीके से संभव हो पाता है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो विलयता है, सॉल्युबिलिटी है, वो बहुत कम है, ज़्यादा विलय वो है नहीं। तो इस प्रकार हम बात करते हैं कि केवल 1.5 से 3% ऑक्सीजन ही विलयन रूप में ट्रांसपोर्ट हो सकती है। दूसरा जो मेथड है वो केमिकली कंबाइंड। ऑक्सीजन का जो दूसरा ट्रांसपोर्ट का मेथड है वो है केमिकली कंबाइंड, कि हमारी ब्लड की जो आरबीसी, इरिथ्रोसाइट है, लाल रुधिर कणिका है, उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और केमिकली इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो लिखा हुआ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर, और अप्रोक्सीमेटली 97 से 98.5% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इस फॉर्म में होता है। तो जो मुख्य तरीका है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का वो है केमिकली कंबाइंड फॉर्म। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो दो तरीके हो गए ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को, विलयन के रूप में और दूसरा रासायनिक यौगिकों के रूप में। यहाँ तक ठीक। अब एक जानकारी यहाँ पर हमें ध्यान रहनी चाहिए कि 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो वो लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बात याद रहेगी, अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेटली इतनी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 1.34 ml। अब अगर हम एवरेज माने हीमोग्लोबिन कितना है, तो 100 ml ब्लड की मैं बात करूं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली हीमोग्लोबिन 15 ग्राम के आसपास होता है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में है। तो इस प्रकार अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका जो पर 100 ml ब्लड है वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। बात याद रहेगी। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि उसमें से 90.5 ml ऑक्सीजन तो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, जो सबसे बड़ा हिस्सा हो गया। केवल 0.3 ml से 0.5 ml ऑक्सीजन इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो दो तरीके हमने डिस्कस किए ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इन दो तरीकों से हमारे शरीर में होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होती है तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, हीमोग्लोबिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक तो हीम ग्रुप है जो आयरन कंटेनिंग है, तो उसमें 4 हीम ग्रुप होंगे। दूसरा हिस्सा जो है हीमोग्लोबिन का वो है ग्लोबिन प्रोटीन है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो 4 तो हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन, प्लस
हमने बात की, ये 4 ही हीम ग्रुप है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो इस उस हीम ग्रुप के साथ बाइंड होती है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजिनेशन कहेंगे और इस प्रकार ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब यहाँ ये ध्यान रखनी है, हीम ग्रुप 4 है तो 4 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ एक बात अपने को याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। याद रहेगी आपको बात, ये बात भी याद रखनी है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ती है तो वो उसके हीम ग्रुप के साथ जुड़ती है, बात याद रहेगी। और ये जो रिएक्शन है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का उसके साथ जुड़ना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फायदा क्या होगा कि जहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होगा वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाएगा। जहां कहीं ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हुआ वहां ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन कैसे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। नेक्स्ट हमने एक ग्राफ बनाया है यहां पर, जिसमें एक और तो हमने मेंशन किया है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को। ये यहां पर हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं कि पहले 0 था, फिर 20, 40, 60, 80 और 100, ऐसे हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं। दूसरे एक्सिस पर हमने अरेंज किया है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके सैचुरेशन के परसेंटेज को, कि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा तो कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा। तो दूसरे को हमने इस प्रकार किया है। तो अगर जैसे हम एग्जाम्पल रूप में माने कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 10 mmHg है तो अप्रोक्सीमेट, जैसे मान लो यहाँ 10 आएगा, तो उस समय हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज 15% होता है। जब ये वैल्यू बढ़कर 20 हो जाती है तो ये सैचुरेशन परसेंटेज बढ़कर 30 हो जाता है। जब ये पार्शियल प्रेशर 40 हो जाएगा तो ये सैचुरेशन लगभग बढ़कर हो जाएगा 50% के आसपास, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को खींचे कि एक तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ले, दूसरी तरफ सैचुरेशन परसेंटेज ले हीमोग्लोबिन का, तो वो हमें एक लीनियर ऐसा ग्राफ नहीं मिलकर वो हमें एक सिग्मोइड ग्राफ यहाँ पर मिलता है। दिख रहा होगा आपको, ये सिग्मोइड ग्राफ हमने यहाँ पर एक प्लॉट किया है, बनाया है। इस ग्राफ के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कई जानकारियां इस ग्राफ से हमें मिलती हैं। पहली जानकारी तो हमें ये मिलती है कि कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। तो ये सब जानकारियां हमें इस प्लॉट से, इस ग्राफ से मिलती हैं। अगर इस ग्राफ की हम स्टडी करें तो एक इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमें मिलता है यहाँ से, उसे हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है बोहर इफेक्ट के बारे में। क्या बताता है बोहर इफेक्ट, कि मान लो बॉडी में कहीं पर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए। कहाँ बढ़ेगा ऐसा, तो ऐसा आपको टिश्यू में मिलेगा कि जहाँ ऊतक हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है सेल में, CO2 रिलीज हो रही है, तो वहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने से pH है वो कम हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन जो कर्व है, अगर हम वो देखते हैं तो वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जल्दी से जल्दी वियोजित होगा और ये आपका जो कर्व था, जो ग्राफ हमने बनाया था, वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इसको बोहर इफेक्ट कहा जाता है। सेकंड, लंग्स में क्या है, CO2 का पार्शियल प्रेशर घट गया है, घटने से वहां पर pH जो था वो बढ़ जाएगा, यानी अब एसिडिटी नहीं एल्किनिटी हो गई। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ग्राफ है, जो कर्व बनाया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये बोहर इफेक्ट कहलाता है। 2 जानकारियां हमें इससे मिलती है।
कि कब जब टिश्यू लेवल पे हम जाएंगे, जहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कर्व वियोजित हो जाएगा, वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी। लेकिन लंग्स में जहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उस समय उल्टा होगा, ये कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अपटेक करेगा, उसे ग्रहण करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने को अफेक्ट करते, प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर तो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण उतना ही तेजी से, उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर हमने कहा CO2 का पार्शियल प्रेशर। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है तो रिवर्सिबल इफेक्ट होगा। पार्शियल प्रेशर जैसा ऑक्सीजन था उसका विपरीत प्रभाव CO2 के पार्शियल प्रेशर का होगा। उस समय इसकी एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की घट जाएगी। तीसरा H+ आयन, CO2 बढ़ती है तो pH घटता है, यानी एसिडिटी बढ़ती है। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़े यानी एसिडिटी बढ़े, pH कम हो, तब भी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी घट जाती है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाएगा। तीसरा है 2,3-BPG या DPG। ये केमिकल है जिसको 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं या डाईफॉस्फोग्लिसरेट आप इसको कह सकते हैं। ये आरबीसी में प्रेजेंट एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये एनएरोबिक, जब भी रेस्पिरेशन अनॉक्सी प्रकार का होता है उस समय ये बनता है और इसके बनने से भी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए जो एफिनिटी है वो घट जाती है। इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है टिश्यू लेवल पर। इसीलिए जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे, अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, उनके अंदर ये बीपीजी ज़्यादा मात्रा में उनकी आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इसलिए कम पार्शियल प्रेशर पर भी ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी रिलीज हो पाती है उनके अंदर। इसके अलावा टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड के हार्मोन है, एंड्रोजन्स हैं, वो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो बाइंडिंग है, जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के प्रति, उस पर अफेक्ट डालते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में अब हम डिस्कस कर रहे हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट को। तो मैंने 3 मेथड्स बताए हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट के। पहला मेथड है प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में। केवल 7 to 10% CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में होता है और कम इसलिए होता है कि CO2 वाटर में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो एसिडिटी ब्लड की बढ़ नहीं जाए, इसलिए केवल 7 to 10% CO2 ही इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। सेकंड है केमिकली बाउंड। जैसे ऑक्सीजन हीम ग्रुप से जुड़ी, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबिन प्रोटीन है हीमोग्लोबिन का, 2 अल्फा और 2 बीटा PPC है, उनके अंदर जो एमाइन ग्रुप्स हैं, उन एमाइन ग्रुप्स के साथ ये CO2 जुड़ जाती है और कार्ब एमिनो कंपाउंड बनाती है। इस प्रकार 20 से 30% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन CO2 का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है और ये लगभग 60 to 70% ट्रांसपोर्ट होता है। डिस्कस करते हैं ये बाइकार्बोनेट आयन से रिलेटेड टॉपिक है क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिना। हालांकि मैंने अलग से एक वीडियो इस क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर हाइपोथेसिस के बारे में बताया था कि किस प्रकार CO2 जो है वो टिश्यू से ब्लड में एंटर करता है। ब्लड में एंटर करने के बाद ये ब्लड की प्लाज्मा से होकर एंटर कर जाती है आरबीसी के अंदर। वहाँ एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और CO2 और H2O आपस में क्रिया करते हैं, कार्बोनिक एसिड बनता है। आगे चलकर वो डिसोसिएट होकर H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। अब आरबीसी की जो झिल्ली है वो किसी भी पॉजिटिव आयन के लिए परमिएबल नहीं है। ना तो पॉजिटिव आयन अंदर आ सकते हैं, ना पॉजिटिव आयन बाहर जा सकते हैं। तो जो H+ आयन बने वो तो हीमोग्लोबिन के साथ जाके जुड़ जाएंगे। हीमोग्लोबिन बफर का काम करता है, pH प्रतिरोध का विरोध करेगा। बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में चले जाएंगे, तो एक निगेटिव आयन बाहर गया, उसे बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी में एंटर कर जाएंगे। इसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं।
और इसके बारे में हैम्बर्गर ने सबसे पहले बताया, इसलिए इसको हैम्बर्ग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो अलग से एक वीडियो में बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ 3 चीजें, एक हाल्डेन इफेक्ट, बोहर इफेक्ट। तो बोहर इफेक्ट पे तो हमने डिस्कस किया था किस प्रकार जब CO2 का आंशिक दाब बढ़ता है और ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटता है, उस समय pH अचानक से घट जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो वियोजन कर्व था वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से टूटकर अलग हो जाती है। दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं हाल्डेन इफेक्ट, कि जहां कहीं ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ता है तो CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी घट जाती है, क्योंकि अब ऑक्सीजन जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो CO2 अब हीमोग्लोबिन से एफिनिटी उसकी कम हुई तो वो वहां से हट जाएगा। तो जो भी CO2 युक्त कंपाउंड हैं वो जैसे ही लंग्स साइट पर आएंगे, एल्वियोलाई के वहां आएंगे, तो उस ब्लड से ये CO2 एल्वियोलाई की तरफ जाएगी और इनके जाने के पीछे ये हाल्डेन इफेक्ट काम करता है, क्योंकि एल्वियोलाई के स्तर पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होता है और इसके कारण CO2 की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी घट जाती है। और इसी हाल्डेन इफेक्ट के कारण जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वहां पर CO2 को इजीली रिलीज ब्लड से किया जा सकता है। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। गैसेस ट्रांसपोर्ट पे भी 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है आपके, और दूसरा गैसेस एक्सचेंज पे भी एक शॉर्ट नोट बनता है। इसके अलावा आप बोहर इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट, इन पे भी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो BSc के साथ साथ जो स्टूडेंट MSc प्रीवियस जूलॉजी में है उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वीडियो आप पूरा देखें, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। आपके जो भी फ्रेंड्स जो अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए उनको आप लिंक भेजें, वीडियो के लिंक भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा सबको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।